चुनाव की घोषणा के साथ ही दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के जगतियाल और कर्नाटक के शिमोगा में करेंगे रैली। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होगा रोड शो। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की रैली से नदारद रहे अखिलेश यादव, तो वहीं एनडीए गठबंधन को लेकर आज नीतीश कुमार दिल्ली में करेंगे बातचीत। उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों की कोर कमेटी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की भी होगी अहम बैठक। इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर जारी नहीं करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक को आज देना है जवाब। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन आज किया तलब। वहीं आबकारी मामले में 21 मार्च को होगी पूछताछ। देश में पहली बार लगेगा स्टार्टअप महाकुंभ। आज से 20 तारीख तक बड़े पैमाने पर भारत मंडपम में जुड़ेंगे स्टार्टअप और निवेशकों के साथ साथ भावी उद्यमी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस में बरकरार रहेगी व्लादिमीर पुतिन की सरकार। लगभग 88% वोटों के साथ जीता राष्ट्रपति का चुनाव। और खेल की खबरों में महिला प्रीमियर लीग को मिला नया चैंपियन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता खिताब। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं और सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। और 24 की चुनौती में बात करें अगर चुनावों को लेकर, तो चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर अब निकल गए हैं। प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले तेलंगाना के जगतियाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक का रुख करेंगे, जहां वो शिमोगा में एक चुनावी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। इसके बाद सबसे अंत में पीएम तमिलनाडु पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां कोयम्बटूर में एक रोड शो भी करेंगे। तो एक तरफ जहां एनडीए अपने कुनबे को मजबूत करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में दल तो मिल गए हैं, लेकिन लगता है कि दिल अब भी नहीं मिल पाए। क्योंकि बीते कल जब मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर रैली हुई, तो मंच पर फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, डीएमके नेता स्टालिन जैसे अलग अलग दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का चेहरा नजर नहीं आया। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो चुनावी तैयारियों के कारण व्यस्त हैं, इसलिए रैली में शामिल नहीं होंगे। अब अखिलेश का रैली से नदारद होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच आज विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में बैठक भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को अब तेजी से आगे बढ़ाने में मसरूफ हैं। लोकसभा की बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है। आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, जिसमें यूपी की बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जाएगा। यूपी की 80 में से बीजेपी ने अपने सहयोगियों को 6 सीट दी है। बीजेपी यूपी में निषाद पार्टी, सुभा सपा, अपना दल अनुप्रिया पटेल और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक 2 सूची के जरिए 267 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम सियासी पार्टियों की राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं।
बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत के लिए आज जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। भाजपा और जेडीयू अंतिम बातचीत के बाद आज सीट शेयरिंग पर मुहर लगा सकते हैं। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार 21 मार्च को वापस पटना लौटेंगे। और वहीं मुंबई में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बीते कल समापन हो गया और इस समापन कार्यक्रम में विपक्षी दलों के आईएनडीआईए गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समापन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर बताया कि वो इस समापन कार्यक्रम में आखिर क्यों शामिल नहीं हो पाए हैं। अखिलेश यादव ने चिट्ठी में कहा कि चुनाव की तैयारियों में व्यस्तता की वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। और वहीं चुनावों की घोषणा अब हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी खबरों में हैं, लेकिन चुनाव प्रचार को लेकर नहीं, बल्कि जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग तथा आबकारी नीति मामले को लेकर, जिसमें पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय लगातार उन्हें बुला रहा है। आबकारी नीति मामले में तो अरविंद केजरीवाल को नवा समन तक जारी किया जा चुका है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च को बुलाया है। तो वहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में भी ईडी ने पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया है। ये केजरीवाल को ईडी का 9वां समन है। पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में अरविंद केजरीवाल को शनिवार को ही जमानत मिली है। भाजपा ने केजरीवाल पर जांच से भागने का आरोप लगाया है। तो वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ईडी के समन को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश करार दे रही हैं। शराब नीति का जो घोटाला दिल्ली में हुआ है, उसको लेकर लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और वो जिस तरह से कड़ियाँ जुड़ रही हैं, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, उनके एक सांसद जेल में है जिनको जमानत नहीं मिल रही, और कल आपने देखा कि जो साउथ लॉबी की जो इसमें भूमिका देखी गई है, तो उसमें के कविता को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। तो मुझे लगता है जांच एजेंसी बहुत सूक्ष्मता से अपनी जांच कर रही है। 9वां समन जाना और जल बोर्ड घोटाले का एक नया केस खुल जाना, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का हर विभाग में जहां हाथ रखिए वहीं भयानक घोटाला हो रखा है। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को अपनी इस ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को 8वां समन भेजा था। मुख्यमंत्री केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए, बल्कि केंद्र सरकार पर एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए समन को नियमों के खिलाफ बताते रहे। और वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में चुनावी बॉन्ड नंबर का खुलासा नहीं करने और अदालत के फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाई थी। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने एसबीआई को नोटिस जारी कर मामले में 18 मार्च तक अपना जवाब देने के लिए कहा था। कोर्ट ने 11 मार्च के फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से स्पष्ट कहा था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए, लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया था। भारतीय नौसेना के स्टेशन कमांडरों की कार्यशाला का 3रा संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार उद्घाटन और समापन भाषण देंगे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 100 से ज्यादा स्टेशन कमांडर, यूनिट प्रमुख और कमांडिंग अधिकारी लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और देश भर में फैले सभी नौसैनिक स्टेशनों के समग्र प्रशासन में सुधार के लिए मंथन करेंगे। कार्यशाला की मुख्य विशेषताओं में नेवल वेलफेयर और वेलनेस एसोसिएशन की भागीदारी सहित नौसेना मुख्यालय कर्मचारियों, कमान मुख्यालय कर्मचारियों और स्टेशन कमांडर द्वारा पेशेवर प्रस्तुतियां शामिल हैं। और वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आज से आगाज हो रहा है। देश में पहली बार स्टार्टअप को लेकर इतने बड़े स्तर पर आयोजन होने जा रहा है,
जिसमें स्टार्टअप और निवेशकों के साथ साथ काफी संख्या में भावी उद्यमी भी शामिल होने जा रहे हैं। और ये स्टार्टअप महाकुंभ 20 मार्च तक चलेगा। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप के जरिए जहां रोजगार के अनेकों अवसर उत्पन्न हुए, तो वहीं उद्यमिता के निर्माण से आत्मनिर्भरता को भी बल मिला है। स्टार्टअप क्षेत्र के एकीकरण को बढ़ावा देते हुए नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18 से 20 मार्च तक स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। स्टार्टअप के इस महाकुंभ में एक तरफ जहां 1000 से अधिक स्टार्टअप और 1000 से अधिक निवेशक शामिल होने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आयोजन में 3000 से अधिक भावी उद्यमी और करीब 10 से अधिक देशों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। इसके साथ ही 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न और 500 से अधिक इंक्यूबेटर भी अपनी मौजूदगी स्टार्टअप महाकुंभ में दर्ज कराएंगे, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। स्टार्टअप महाकुंभ 40,000 से अधिक व्यापार आगंतुकों की मेजबानी करने वाला एक मेगा संगम होने जा रहा है। आयोजन के बारे में DPIIT के सचिव ने बताया कि इस तरह के आयोजन से स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। 1,22,000 स्टार्टअप्स DPIIT के अपने रजिस्ट्री में रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसके अलावा हज़ारों और हैं जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ग्रेजुएट आउट कर गए हैं। उन सब को का स्टार्टअप्स का, स्टेट गवर्नमेंट्स का, वेंचर कैपिटलिस्ट का, इंक्यूबेटर्स का, उन सब का एक महाकुंभ होने वाला है। और ये भारतवर्ष में अभी तक जो स्टार्टअप इवेंट्स हुए हैं, इस स्केल का कोई भी इवेंट अभी तक भारतवर्ष में नहीं हुआ है। स्टार्टअप महाकुंभ की थीम भारत इनोवेट्स रखी गई है, जो नवाचार और स्टार्टअप के बीच मजबूत संबंध को दिखाती है। स्टार्टअप महाकुंभ के आयोजकों का लक्ष्य आज और कल के उद्यमियों को एक समावेशी मंच प्रदान करना है, जिससे विकसित भारत के निर्माण में योगदान दिया जा सके। Startups are there in pretty much 50% of the 700 districts in this country. So वो आपको देखने को मिलेगा इस महाकुंभ में। जो incubators है, वो incubators are coming from almost every nook and corner of the country. ये startup का जो phenomena है, it has become so pervasive and every aspect of the Indian economy में वो impact दिख रहा है, और this is the growth engine for our journey towards विकसित भारत। स्टार्टअप महाकुंभ में उद्यमिता, नवाचार और जिज्ञासा की भावना वाले देश भर के काफी विद्यार्थी और युवाओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। AI से लेकर क्लाइमेट जैसे अलग अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप पर इस महाकुंभ में फोकस रहने वाला है। तो वहीं विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का एकीकरण इस अमृतकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करेगा और भारत की विकास गाथा को प्रदर्शित करेगा। मुकुल शर्मा, DD न्यूज, दिल्ली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बनासकांठा एक ऐसा जिला जहां पर निचले जल स्तर के कारण किसान परेशान थे, और ऐसे में कुछ पढ़े लिखे प्रगतिशील किसान आगे आए और जल संचयन की अनूठी मुहिम चलाई। 5 युवाओं ने अपने खेत में एक विशेष तालाब बनाया, और जब पहली बारिश हुई तो आसपास के खेतों और नदियों का सारा पानी तालाब में चला गया। डीसा के इन युवाओं ने जल संचयन के कुछ अन्य मार्गों को भी अपनाया। जो किसान ऊंचाई वाले क्षेत्र में खेती करते हैं, उन तक इन्होंने खेत तालाब के पानी को बिना मोटराइजेशन के पहुंचाने के लिए फुट वॉल्व प्रणाली की इजाद की। इसके लिए एक वॉल्व खेत तालाब में ज्यादा गहराई में लगाया गया और दूसरा ऊंचाई वाले खेत में। इस प्रकार बिना मोटर के ही आज कई किसान खेत तालाब से 700 फीट तक अपने खेतों तक ये पानी आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये शिक्षित किसान दूसरों को जल संरक्षण के बारे में सिखा रहे हैं। ये दृश्य ही जिले की जल संचयन की उपलब्धि को बताने के लिए काफी है। 2 साल पहले डिसा तालुका के किसानों ने वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए अपने खेत में एक बड़ा फार्म टैंक बनाया, और अब वो फसल उगाने के लिए उस फार्म टैंक के पानी का उपयोग करते हैं। इससे इन्हें हर साल खेत से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। दरअसल अनियमित और अपर्याप्त वर्षा वाले बनासकांठा जिले में साल 2015 और 17 में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे लाखों लीटर पानी खेतों से रेगिस्तान में बह गया। इतनी भारी बारिश से भी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। बनासकांठा जिले में पानी का स्तर इतना नीचे चला गया था कि किसानों को 1200 फीट के 4 बोर करने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा था। तब डीसा तालुका के आनंद भाई
और प्रगतिशील किसानों की एक टीम ने अपने खेत में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए अपने खर्च पर एक खेत तालाब बनाया। नतीजा ये हुआ कि वर्षा का पानी इसमें जमा होने लगा और जिले के किसान इसका फायदा उठाने लगे। और फिर इसी तर्ज पर कुछ और खेत तालाब भी बनाए गए, जिससे जिले के 700 किसानों ने अपने खेतों में 700 लाख लीटर वर्षा जल एकत्रित कर तीनों मौसमों में खेती की और समृद्धि के उच्चतम स्तर को हासिल किया। इससे उन्हें हर साल खेत से 5 से 7 लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है। एना माटे मैं जल संचय टीम बनावी, जेमां प्रतापभाई जाट छे, मुकेशभाई, दशरथभाई, रमेशभाई नो साथ सहकार मळ्यो। ए अनुसंधाने 2021-22 में अमे 200 जेटली खेत तलावड़ीओ खेडूतो जोड़ेथी बनावी। साथे साथे बोर रिचार्ज अने कुवा रिचार्जनो अभियान पण चलाव्यो। पहला वर्षे 1200 जेटला खेडूतोए बनासकांठाना खेडूतोए बोर रिचार्ज कर्यो। एना पछी 2023 में आ जे अभियान छे अने पूरजोशथी चलाव्यो। ए अंतर्गत बनासकांठा एकलामां 700 जेटली खेत तलावड़ीओ बनी अने समग्र गुजरात अने दक्षिण राजस्थान में पण घणा बधा खेडूतोए खेत तलावड़ी बनावी। डीसा के इन युवाओं ने जल संचयन के कुछ अन्य मार्गों को भी अपनाया। जो किसान ऊंचाई वाले क्षेत्र में खेती करते हैं, उन तक इन्होंने खेत तालाब के पानी को बिना मोटराइजेशन के पहुंचाने के लिए फुट वाल्व प्रणाली की इजाद की। इसके लिए एक वाल्व खेत तालाब में ज्यादा गहराई में लगाया गया और दूसरा ऊंचाई वाले खेत में। इस प्रकार बिना मोटर के आज कई किसान खेत तालाब से 700 फीट तक अपने खेतों तक ये पानी आसानी से पहुंचा पा रहे हैं। जल संचय टीमनी प्रेरणा और मार्गदर्शन थी मैं एक खेत तलावड़ी बनावी छे अने आ खेत तलावड़ी में संपूर्ण वरसादी पानी संग्रह करवामां आवे छे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने बोर रिचार्ज की भी नई पद्धति को अपनाया और अपने बोरिंग के पास गड्ढा करके उसमें कंकड़, पत्थर और रेता डालकर वर्षा जल से बोरिंग को रिचार्ज किया। इससे स्वच्छ जल एकत्रित होने लगा और भूजल स्तर गिरने की समस्या खत्म होने लगी। नतीजा, जिले के कई किसानों के जीवन में विकास की एक नई सुबह हुई। ये दिसा तालुक के मालगढ़ गांव की झील है। झील के पानी को बिना मोटराइजेशन के ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। बोर रिचार्ज, फुट वाल्व और टिलर से किसानों को इतना फायदा हुआ है कि आज दिसा तालुक के लक्ष्मीपुरा गांव के 80% किसानों ने बोर रिचार्ज पद्धति को अपना लिया है और भूजल स्तर को गहराई तक जाने से रोक दिया है। आज बनासकांठा के किसान कर्ज से मुक्त हैं और खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहे हैं, जो अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बनासकांठा से श्वेता यादव और सरफराज नागोरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि होली का जो त्योहार है वो बेहद ही नजदीक है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के बरसाना स्थित श्री राधा रानी मंदिर में धूमधाम से लड्डू मार होली बीते कल खेली गई। आइए आपको दिखाते हैं ड्रोन से शूट की गई इस होली की कुछ खास झलकियां। और वहीं व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। रविवार को मतदान समाप्त होने के बाद पहले आधिकारिक नतीजों के अनुसार व्लादिमीर पुतिन को 87.97% वोटों के साथ रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। राष्ट्रपति के तौर पर यह उनका 5वां कार्यकाल होगा। वो 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से ही कायम है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चुनाव के शुरुआती नतीजों के बाद मॉस्को से राष्ट्र को संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि यह चुनावी जीत रूस के समाज को और मजबूत करेगी। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध पर पुतिन ने कहा कि रूसी सेना हर दिन यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की घाटी में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस शो आयोजित किया गया। करीब 4 घंटे तक चली इस रेस में कई मशहूर फॉर्मूला 4 कार रेस ड्राइवर ने हिस्सा लिया और खेल प्रेमियों का मनोरंजन किया। इस दौरान जेके टायर मोटर स्पोर्ट्स की टीम ने स्टंट और ड्रिफ्टिंग का डेमो दिखाकर लोगों का उत्साह भी बढ़ाया।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉर्मूला 4 कार रेस शो के आयोजन पर खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि पहली बार फॉर्मूला 4 कार शो श्रीनगर में डल झील के तट पर आयोजित होता देख खुशी हुई। इससे जम्मू कश्मीर की सुंदरता को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। भारत मोटर स्पोर्ट्स को फलने फूलने के बेहतरीन अवसर प्रदान करता है और श्रीनगर उन स्थानों में शीर्ष पर है जहां ऐसा हो सकता है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं, जहां महिला प्रीमियर लीग को नया चैंपियन अब मिल चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मैच में आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.3 ओवर में 113 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य को हासिल कर लिया। आरसीबी के लिए खास बात यह रही कि दोनों टीमों के बीच इस लीग में कुल 5 मैच खेले गए हैं और बेंगलोर को पहली बार जीत हासिल हुई, वो भी फाइनल जैसे मैच में। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी शहला के साथ। नमस्कार।